जी, आज का टॉपिक है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल में हमें पता है कि इस लेंथ को हम रेडियस बोलते हैं। अगर मैं एरिया का जिक्र करूं तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अगर आप आर को चेंज करते हैं, यानी रेडियस चेंज करते हैं, कम करते हैं या ज्यादा, चेंज इन रेडियस। अब ये चेंज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों सेंस में है। तो दिस implies एज अ रिजल्ट देयर विल बी चेंज इन एरिया। अब देखिए, एरिया का जो चेंज है वो ये शो करता है कि एरिया इज डिपेंडिंग अपॉन रेडियस। ठीक हो गया। अब एक बात और होती है कि रेडियस को अगर आप सोचें कि रेडियस इज कंसिडर एज अ लेंथ। ठीक। ओके। अगर मैं ये कहूं कि चेंज इन लेंथ, आप उस लेंथ को डिस्टेंस भी तो कह सकते हैं ना। और उसको मैं ले लूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बन जाता है। रेट ऑफ चेंज, जो भी चेंज होती है ना, वो बेसिकली डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करती है, या वो चेंज इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। लेकिन जहाँ टाइम फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है वहां पे आप डी बाई डी टी अप्लाई करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लेंथ का जिक्र कर रहा था, लेंथ को मैंने डिस्टेंस भी कहा है, तो लेंथ जो है वो रेडियस को शो कर रही है। तो अगर मैं लिखता हूँ डी आर बाई डी टी, तो ये चीज ये शो करेगी कि चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसे आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक तीसरा पैरामीटर इसमें इंट्रोड्यूस करें, तो जो रेडियस में चेंज है उसमें टाइम फैक्टर भी इन्वॉल्व हो रहा है, यानी वो रेडियस टाइम डिपेंडेंट है। एरिया भी टाइम डिपेंडेंट होगा, क्योंकि जाहिर है जब रेडियस में टाइम के रिस्पेक्ट से रेडियस कम या ज्यादा हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसका इफेक्ट एरिया पे पड़ेगा, एरिया भी कम और ज्यादा होगा। यानी वहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एरिया है वो भी टाइम डिपेंडेंट बन जाएगा। तो इसलिए जब भी आपके पास ये स्टेटमेंट आ जाए जिसमें लिखा हो रेट ऑफ चेंज, अब रेट ऑफ चेंज टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, डी बाई डी टी। और यहाँ पे जो क्वांटिटी हम डिस्कस कर रहे हैं वो लिख देंगे। मतलब रेडियस में चेंज आ रहा है तो डी आर बाई डी टी कर देंगे, एरिया में चेंज आ रहा है तो हम उसे डी ए बाई डी टी कर देंगे, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो डी वी बाई डी टी कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट है। यहाँ से जो चेन रूल है उसका कॉन्सेप्ट निकलेगा, तो मैं उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ। अब देखें चेन रूल को हम कैसे लिखते हैं। देखें, अब मैंने बात की कि एरिया और रेडियस और टाइम, ये तीन चीजें आ रही हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट ये लेते हैं तो इसका मतलब है एरिया इज डिपेंडिंग अपॉन टाइम, विच गिव्स द आइडिया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। रेट का वर्ड आएगा तो टाइम आ जाएगा। देन ये पुट इक्वल साइन, एरिया को डायरेक्ट टाइम की रिस्पेक्ट से हमने फाइंड किया है, लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट जाएं तो ये बनता है डी ए बाई डी आर। ठीक है, क्योंकि एरिया रेडियस पे डिपेंडेंट है। मल्टीप्लाई करें आर से, आप टी पे जाएं, तो ये चेंज जो बताएगा वो डी आर बाई डी टी है। अच्छा, इस सारी सिचुएशन में एक चीज आप नोट करें कि अगर आप डी आर और डी आर को चेंज कर दें, कटिंग कर दें, तो डी ए बाई डी टी बचेगा, वही चीज लेफ्ट साइड पे आ रही है, तो हम कटिंग करेंगे नहीं। लेकिन मैं आपको ये इसलिए कटिंग करके बताया कि बैलेंस आउट हो जाए। ठीक। ओके। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन की जाने। देखें, अब ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता। हमें बस थोड़ा सा केयरफुल होना होता है, स्टेटमेंट को देखना है और उधर से अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन लेनी है। वो कह रहा है लेंथ ऑफ एज ऑफ अ क्यूब। क्यूब एक ऐसी थ्री डायमेंशनल फिगर होती है, एक बॉक्स होता है जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम होता है। ठीक है, जैसे मैंने ये डायग्राम यहाँ पे साइड पे शो की हुई है। वो कह रहा है कि लेंथ ऑफ एज, यानी जो आपके पास लेंथ ब्रेथ और हाइट है, आपके पास उस बॉक्स के जो एजेस हैं
वो कह रहा है कि द लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। इसका मतलब है कि अगर हम ये कहें लेट लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज इन लेंथ यानी dx by dt with respect to time, because this change is in form of increasing, is equal to 0.5 millimeter per second। आप इस इंफॉर्मेशन की यूनिट को देख के भी आइडिया लगा सकते हैं। जैसे मिलीमीटर है, ये मिलीमीटर हमारे पास लेंथ की यूनिट है, और जो सेकंड है वो टाइम की यूनिट है, यानी मिलीमीटर ओवर सेकंड बन रहा है। तो आप कह सकते हैं लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ रहा है। वो कहता है एट द मोमेंट व्हेन लेंथ ऑफ द एज इज 40 गिवन x is equal to 40 मिलीमीटर। फाइंड ए पार्ट। देखिए फाइंड क्या करना है, ए पार्ट को मैं लिखता हूं रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, यानी आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया डी ए बाई डी टी फाइंड करना है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो सरफेस एरिया था उसको हमने ए कह दिया। अच्छा, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपकी फॉर्मूलाज की वो ओ लेवल से आएगी। मिसाल के तौर पे जब सरफेस एरिया का जिक्र आएगा और वो क्यूब हो या क्यूबाइड हो, तो उसमें मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, जरा ये देखें, लेंथ इनटू ब्रेथ कर लेता हूँ, क्यूबाइड से लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ का मतलब ये हुआ कि ये लेंथ आ गई और ये ब्रेथ आ गई, यानी इसका मतलब है दिस इज द एरिया ऑफ द बेस। अब जितना बेस का एरिया है उतना ही इसके टॉप पे जो रूफ है उसका भी एरिया है। इसका मतलब है ये जो एरिया आएगा वी मल्टीप्लाइड बाय 2। देन नेक्स्ट इज 2 टाइम ऑफ लेंथ इनटू हाइट। इफ आई टेक दिस एज अ हाइट, तो लेंथ ऑफ हाइट का मतलब ये होगा कि ये लेंथ है और ये हाइट के साथ आ गया। यानी ये जो फ्रंट फेस है, मैंने फ्रंट फेस को ये शेड कर दिया आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि पता चले कि ये हम ले रहे हैं। अच्छा, जब आप इसको लेंगे तो इसके ये बैक साइड पे जो वॉल है उसका भी तो दायरा एरिया वही आएगा ना, ये बैक साइड वाली जो मैंने वॉल है उसको भी साथ ही शेड कर दिया, तो जिसकी वजह से 2 टाइम आ जाएगा। और फाइनली फिर ये बन जाएगा 2 टाइम ऑफ ब्रेथ इनटू हाइट। अब देखें कि अगर मैं ब्रेथ, ये वाला ब्रेथ आ रहा है और ये हाइट आ रहा है, तो इसका जो फेस बन रहा है उसके फेस को अगर मैं देखूं तो ये फेस आ रहा है, तो मैं इस फेस को इस तरह करके शो कर देता हूँ। ये फेस है और इस फेस का जितना एरिया है वो इस फेस के भी बराबर आ रहा है, जो उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आ रहा है ये। तो ये बन गया। अब ये जो था ये फिगर जो है ना ये क्यूबॉइड बनती है, हमें चाहिए क्यूब। क्यूब में लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम होते हैं, यानी ये बन जाएगा 2 इंटू लेंथ, ये भी हो जाएगा लेंथ इंटू लेंथ, और ये भी हो जाएगा लेंथ इंटू लेंथ। यानी इसका मतलब है दिस इज 2 लेंथ स्क्वायर एंड 2 लेंथ स्क्वायर, फाइनली इट इज इक्वल टू 6 लेंथ स्क्वायर। यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब is equal to 6 length square. This is surface area of cube। क्योंकि लेंथ को हमने एक्सपोज किया है, तो ये जो एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक, ओके, ये था अभी तक जो क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके सामने मेंशन कर दी। अब जब आप क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन सारी देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपने देखना है कि आपने फाइंड क्या करना है। जैसे ये फाइंड करना है डी ए बाई डी टी। अब ये जरा गौर से देखिएगा, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डी ए बाई डी टी, सो डी स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव एंड दिस इज एरिया। देखिए ये जो एरिया है ना ए, तो ये ए एक वेरिएबल आ गया, मैंने ए लिखा, और विद रिस्पेक्ट टू टी, और ये टी दूसरा वेरिएबल आ गया। अब इस सारे क्वेश्चन में चेक करें कि जो फार्मूला ऑफ सरफेस एरिया का था उसमें एक्स इन्वॉल्व हो रहा है, यानी एरिया टाइम के अलावा एक तीसरा वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो रहा है जिसको आप एक्स कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ए को
विद रिस्पेक्ट टू टी लिखेंगे तो चेन रूल ये कहेगा कि डी ए बाई डी टी, ये लॉन्ग जंप आप करेंगे फर्स्ट और लास्ट के दरमियान, इक्वल डालेंगे और फिर आप यहाँ से इधर आएंगे तो ये बन जाएगा डी ए बाई डी एक्स। ये स्मॉल जंप्स हैं, ए से एक्स पे जाएंगे तो उसे डी ए बाई डी एक्स कहेंगे और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन डाल के डी एक्स बाई डी टी। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इफ सिंपली cancel dx with dx, so you can see that whatever you left hand side and right hand side will be same। तो ये सिर्फ मैंने कटिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए की है, वरना हम इस फार्मूले को इसमें ऐसे ही रखेंगे। अब यहाँ पे आ गया मसला जी कि हमें ये तो चेन रूल से तो समझ आ गया कि डी ए बाई डी टी हमने निकालना है, तो हम देखेंगे कि डू वी हैव दिस डी ए बाई डी एक्स। तो इसके लिए हमारे लिए आसानी मौजूद है कि एज एरिया ऑफ क्यूब इज 6 लेंथ स्क्वायर एंड डी ए बाई डी एक्स मीन्स पावर मल्टीप्लाई विद कोफिशिएंट 12 एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर 12 एक्स रह जाएगा। और उसने कहा था कि जो लेंथ ऑफ एज है वो उसने 40 मिलीमीटर दिया हुआ है, जिससे हमें ये फायदा मिलेगा कि हम डी ए बाई डी एक्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये 480 आ गया, ये डी ए बाई डी एक्स आ गया। अच्छा, ये तो हमने एक स्टेप फाइंड कर लिया। डी एक्स बाई डी टी के बारे में देखेंगे, शुरू में उसने इंफॉर्मेशन दे दी थी कि डी ए बाई डी एक्स 0.5 है। अब आप ये सारी इंफॉर्मेशन चेन रूल में अप्लाई कर सकते हैं। डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी एक्स इज 480 multiply by dx by dt is 0.5 which is 1 by 2, so our final answer is 240। और देखेंगे basically we are finding dA by dt which is 240। A stands for area and area unit is millimeter square। विद रिस्पेक्ट टू dt है यानी टाइम फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है और डिवाइड बाय टाइम आ जाएगा सेकंड्स। ये हमारा आंसर आ गया। रेट ऑफ चेंज में कोई चीज इतनी मुश्किल नहीं होती है, लेकिन स्टूडेंट इसको डिफिकल्ट समझते हैं कि जी क्वेश्चन समझ नहीं आता। अब देखें बी पार्ट को भी अगर आप देखें, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ द एज है तो ये तो 40 दिया हुआ है, ये इस पार्ट में भी यूज होगा। नाउ वी नीड टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। अब देखें कि मैं अगर यहाँ पे वॉल्यूम का फार्मूला लेता हूँ, वो बनता है लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, क्योंकि क्यूब है तो लेंथ की वैल्यू 3 आती है, तो वॉल्यूम का आंसर आ रहा है एक्स क्यूब। हमने फाइंड करना है डी वी बाई डी टी, दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड। तो आप जो फाइंड करना है वो दो वेरिएबल लें वी और टी, और इसके दरमियान में जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो लेंथ का चल रहा है, जिसको हमने एक्स रखा था। चेन रूल बना रहे हैं, इसको इससे लिखा, ये आ जाएगा डी वी बाई डी टी इक्वल टू, अब जब स्मॉल जंप्स करेंगे तो वी से एक्स पर आएंगे और फिर एक्स से टी पर आएंगे। डी एक्स बाई डी टी क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, डी वी बाई डी एक्स आप फाइंड करेंगे। ये डी वी बाई डी एक्स नॉर्मली क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज हो रहा होगा उसी से फाइंड किया जाएगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ डी वी बाई डी एक्स, और सिंपल था 3x स्क्वायर हो गया, और इसमें x की लेंथ उसने 40 मिलीमीटर दी हुई थी, तो इसका मतलब है कि दिस इज डी वी बाई डी एक्स और 3 इंटू 40 स्क्वायर, दिस इज दिस। अब आप इसके अंदर वैल्यूज को प्लग इन करें। एज वी आर फाइंडिंग डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी एक्स का आंसर हमने निकाल लिया 4800, और डी एक्स बाई डी टी वॉज गिवन दिस वैल्यू, तो विच इज इक्वल टू 24। और the thing which we need is dV by dt। V stands for volume, then our unit will be volume cube, and it is with respect to time। So this is how you solve the question related rate of change। अब ये देखें कि ये एक क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ। इसमें कह रहा है a circular stain is spreading। अब सर्कुलर स्ट्रेन क्या होता है? जैसे इंक वाला पेन है ना, आप उसका एक्सपीरियंस करें, आप उसे कपड़े के ऊपर, आपने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा, आप इंक वाले पेन को कपड़े के ऊपर रखते हैं ना, तो उसके साथ जो इंक है वो सर्कुलर फॉर्म में फैलना शुरू हो जाती है, ऐसे करके ना, ये सर्कुलर फॉर्म में फैलना शुरू हो जाती है, ऐसे करके वो बढ़ता जाएगा। तो वो कह रहा है कि सर्कुलर स्ट्रेन स्प्रेडिंग, और सो दैट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। देखें
इंक्रीजिंग का मतलब चेंज हो गया, चेंज किस में आ रही है, रेडियस में आ रही है। सो लेट्स राइट द इंफॉर्मेशन, डी आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज टी विच इज इक्वल टू 3 मिलीमीटर पर सेकेंड। आप इसको देख लो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम में इसमें चेंज आ रहा है। अब वो कहते हैं फाइंड द रेट एट विच द एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 50। यानी आपने फाइंड क्या करना है, रेट एट विच एरिया इज इंक्रीजिंग। एरिया, इसका मतलब है कि वी राइट डी ए बाई डी टी एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड। और जो भी फाइंड करना हो ना वहीं से चेन रूल बनाया करें। यानी ये ए ले लिया, ये टी ले लिया, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अ सर्कुलर स्ट्रेन। सर्कुलर स्ट्रेन जो है वो सर्कल की फॉर्म में आएगा। और व्हेन वी आर सेइंग दैट इट इज एरिया, सो द अदर थिंग इज एरिया विल डिपेंड अपॉन रेडियस। तो इसका मतलब है कि रेडियस को हमने दरमियान में लिया, और एरिया को जब आप लॉन्ग जंप करेंगे तो वो ये शो करेगा कि यू विल फाइंड डी ए बाई डी टी एंड दिस स्मॉल जंप विल बी डी ए बाई डी आर एंड डी आर बाई डी टी। दिस becomes the chain rule. Out of this chain rule, one of the information will be given, like dr by dt was given. इसका मतलब है कि पहले आप डी ए बाई डी आर निकालें, और ये जो चीज आप निकालेंगे ना ये हमेशा फार्मूले से निकलेगी। और ये फार्मूला कौन सा होगा, जो क्वेश्चन में उसने सिचुएशन यूज की होगी। जैसे यहाँ पे उसने सर्कुलर स्ट्रेन का जिक्र किया है, यानी सर्कल है, तो आप एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला ले लें। आप देखें डी ए, और इधर जो दूसरा वेरिएबल है रेडियस है, इसको विद रिस्पेक्ट टू आर करते हैं। तो जब आप आर की रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो देखें आर वेरिएबल के तौर पे कंसीडर हो रहा है। तो आर की पावर आ गई 2। तो जब पावर आ गई है तो पावर ने पहले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होना है। यहाँ कोफिशिएंट पाई है तो ये 2 पाई बन जाएगा, और इसी पावर में से 1 को माइनस करेंगे तो ये 1 रह जाएगा। तो एरिया तो ये निकल आया, और उसने हमें क्वेश्चन में रेडियस की वैल्यू 50 मिलीमीटर दी हुई है, इसको पुट करते हैं। डी ए बाई डी आर इज 2 पाई इंटू 50, जो कि बन जाएगा 100 पाई। तो ये आपके पास आ गया। अब आप चेन रूल के अंदर वैल्यूज को प्लग इन कर दें। डी ए बाई डी टी है, ये फार्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है। जो फाइंड कर लिए उनको पुट कर रहा हूँ। जो दी हुई है डी आर बाई डी टी 3 दिया हुआ था, तो फाइनली ये आंसर आ रहा है डी ए बाई डी टी इज 300 पाई बेसिकली। अच्छा ये मैंने उल्टा लिख दिया। डी ए एरिया हम ले रहे हैं, तो एरिया की यूनिट आ जाएगी मिलीमीटर स्क्वायर। विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो ये सेकंड में आ जाएगा। ले जी, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब वाटर टैंक इन द रेक्टेंगुलर base ये दिए the sides are vertical and water being added to the tank at a constant। यानी आप देखिए वाटर जो है ना ये वॉल्यूम बन रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 में वॉल्यूम being added at a constant rate, ये मीटर क्यूब आ गया पर मिनट आ गया। यानी इसका मतलब है ये डी वी बाई डी टी का आंसर आ रहा है 0.45। इसके साथ क्या लिखा है इसने, मीटर क्यूब पर मिनट, ये इंफॉर्मेशन है। कहता है एट व्हाट रेट डेप्थ ऑफ द वाटर। यानी डेप्थ ऑफ द वाटर को हम बोल देते हैं हाइट कह देते हैं, और डिवाइडेड बाय टाइम ये आपने फाइंड करना है। और चेन रूल को यहीं से बनाएं, ये एच आ गया, टी आ गया, और इस क्वेश्चन में वॉल्यूम का जिक्र हो रहा है तो ये वॉल्यूम आ गया। डायरेक्ट आप इस पे जाएंगे तो ये बन जाएगा डी एच बाई डी टी, और जब स्मॉल जंप करेंगे डी एच बाई डी वी और डी वी बाई डी टी, ये चेन रूल बन गया। देखें डी वी बाई डी टी दिया हुआ था, आपको डी एच बाई डी वी लेना है। आप देखें कि हमारे पास वॉल्यूम का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा लेंथ इनटू ब्रेथ और इनटू डेप्थ आ गया। यानी इसका मतलब ये हुआ, ये आ रहा है 1.8 एच। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, देखें डी वी बाई डी एच करें, डी वी बाई डी एच करें तो ये बनता है 1.8। यानी विद रिस्पेक्ट टू एच ले रहे हैं ना, तो ये बन रहा है 1.8। तो अब आप देखें चेन रूल लगाएं, डी एच बाई डी टी। देखिए आपने फाइंड किया डी वी बाई डी एच, और जो चीज यहाँ पे यूज हो रही है वो क्या है,
वो है डी एच बाई डी वी, यानी आप अपने इस आंसर को फ्लिप कर दें, यानी 1/1.8 कर दें, ठीक है। और डी वी बाई डी टी उसने दिया हुआ है 0.45। अब 0.45 को डिवाइड बाई 1.8 करें तो ये आंसर आ रहा है 0.25, क्योंकि एच एक सिंगल लेंथ है तो लेंथ मीटर आ जाएगा, टाइम मिनट में आ गया, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। आपने इसकी स्टेटमेंट पे गौर करनी है। यहाँ पे है कि एयर इज बीइंग लॉस्ट फ्रॉम स्फेरिकल बैलून। एयर वॉल्यूम की सेंस में कंसिडर होता है तो ये बन जाएगा डी वी बाई डी टी। बीइंग लॉस्ट मीन ये वॉल्यूम कम हो रहा है, तो देन यू नीड टू राइट इट -0.6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। आपको पता है जब डेरिवेटिव नेगेटिव होता है वो डिक्रीजिंग का सेंस देता है, यहाँ पे वो डिक्रीजिंग का सेंस दे रहा है इसलिए हमने माइनस का साइन खुद डाला है। वो कह रहा है आपने बताना है रेडियस इज डिक्रीजिंग, यानी डी आर बाई डी टी बताना है एट द इंस्टेंट विच इज इक्वल टू दिस वन। सो आर एंड टी और दरमियान में वॉल्यूम आ गया। लेट्स राइट डाउन chain rule which is dr by dt, and it will be equal to dr by dv multiply by dv by dt। dv by dt हमारे पास है, हमें इस पे काम करने की जरूरत है। तो अब ये क्योंकि स्फेरिकल बैलून है तो आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ले लें। इसका अब आप देखें डेरिवेटिव जब आप लेंगे ना तो डी वी बाई डी आर, देखो वेरिएबल आर है तो आर की पावर 3 है, पावर ने यहाँ पे मल्टीप्लाई होना है, तो ये बनता है 4/3 इंटू 3 पाई r स्क्वायर। 3 को इससे कैंसिल कर दिया तो ये बनता है डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। ये चीज आ गई, ठीक। लें जी, अब आप इसमें रेडियस भी पुट कर दें विच इज इक्वल टू 2.5। तो ये आता है डी वी बाई डी आर आ रहा है 4 पाई इंटू रेडियस 2.5 स्क्वायर। इसका आंसर आ रहा है 78.54। चेन रूल हमने ये लिखा हुआ है, वैल्यूज पुट करते हैं, वी आर लुकिंग फॉर डी आर बाई डी टी। नाउ वी हैव डी आर बाई डी वी, वी नीड डी आर बाई डी वी बट वी फाउंड डी वी बाई डी आर, तो इसका मतलब है इसको रेसिप्रोकल कर ले और मल्टीप्लाई बाय -0.6। ये कितना हो गया 0.6 डिवाइड बाई आंसर कर दें तो अवर आंसर इज 0.0764। दिस इज डी आर बाई डी टी। आर इज रेडियस, तो मीटर पर सेकेंड ये इसका आंसर आ रहा है और नेगेटिव का साइन साथ आ रहा है। ठीक हो गया जी, ओके ये भी हो गया। लें जी, अब आ गया जी कि ये आपकी बुक से क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 8D है। ये इसलिए मैंने लिखा है ताकि आप एक्सरसाइज 8D को बुक से करें, जितना ज्यादा काम करेंगे उतना आपका कैलकुलेशन ठीक होगी। अब देखें कि आप अगर इस क्वेश्चन को चेक करो ना, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 2x² -3 और पावर 1/3, यानी वेरिएबल देखें तो y और x है। A way that a time t minute x coordinate of p is increasing at a constant rate, यानी देखो इंक्रीजिंग का वर्ड भी आ गया है और रेट का वर्ड भी आ गया है। किसके बारे में आ रहा है? एक्स के बारे में, यानी इसका मतलब है कि गिवन इंफॉर्मेशन इज डी एक्स बाई डी टी विच इज 0.012, और यहाँ पे हमने यूनिट्स पर मिनट इसकी यूनिट ले ली। क्वेश्चन है फाइंड द रेट एट विच y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज चेंजिंग व्हेन P इज दिस पॉइंट। ओके, इसका मतलब है कि वी नीड टू फाइंड dy बाई dt and the point is given 1 and -1. Okay, let's write down the chain rule here. Y and t and the other variable is x. So long jump will give us dy by dt, then we put equal sign and we take the small jumps which will be dy by dx and put multiplication sign, and it is from x to t and we write it dx by dt. This is our chain rule. Okay, in this chain rule what do we have here? We have only dx by dt. It means dy by dx we need to find. तो आप ये देखें कि ये y दिया हुआ है ना,
तो यहाँ से आप इसका ले लें डेरिवेटिव। जस्ट लुक एट दिस फंक्शन y, इट इज इन द फॉर्म ऑफ होल पावर, एंड व्हेन यू आर डिफरेंशिएटिंग देन पावर विल मल्टीप्लाई with the coefficient outside of the bracket, and then you subtract 1 from the power. If you let me write it, it would be minus 2 by 3. So we are done with the power. Then we put multiplication sign, and then we take the derivative of the function which is inside the bracket, and it will be 4x. लें okay, it is dy by dx. Although you can directly put the value of x here, but let me simplify it in such a way, like this is 3 2x square minus 3 power is 2 by 3, and I'll take the values from the point. लेकिन डी वाई बाई डी एक्स में सिर्फ x की वैल्यू पुट होनी है और x की वैल्यू 1 है, कैलकुलेशन सिंपल है, तो ये 4 ऊपर आ जाएगा, नीचे बन जाएगा देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 पावर 2 बाई 3। अच्छा, अब इसके बारे में डाउट है ना, कैलकुलेटर यूज करें। -1 लिया और इसकी पावर आपने लिख दी 2/3। ये देखें आपका आंसर ये +1 में आ गया, तो फाइनल आंसर बन गया 4/3। This implies that dy by dt is dy by dx, which is 4 by 3 multiplied by dx by dt, which was given 0.012, and let's multiply। हाँ, हमने किया बेसिकली +1 है, देखो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना, ये देखें, ये -3, ये क्या बन गया, ये इसको सिंपलीफाई करो -1 आएगा, मैंने डायरेक्टली ये पुट कर दिया था -1। पुट मैंने वैसे 1 किया था, लेकिन सिंपलीफाई करके -1 आ रहा था, ये वो लिखा है मैंने। ओके, सो आवर आंसर इज 0.016। एंड देखिए ये पॉइंट है ना, कोऑर्डिनेट्स हैं, इसमें सेंटीमीटर मीटर तो मेंशन नहीं है, तो ऐसी जगह पे आप लिखेंगे यूनिट्स और पर मिनट, ये आंसर आ गया। ये आपके पास क्वेश्चन इसका कंप्लीट होता है। ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में saying the diagram shows a water container in the shape of a triangular prism of the length 120. It means length of the prism is given, which is equal to 120. The vertical cross section is an equilateral triangle. Let me highlight this portion. This is cross section. Okay, this is called equilateral triangle. अब देखें, इक्वेलेटरल ट्राइंगल की अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक चलें तो ऑल 3 साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल विल बी 60। ये भी 60 आ जाएगा, ये भी 60 आ जाएगा और ये भी 60 आ जाएगा। ओके, लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। वो कह रहा है कि वाटर इज पोर्ड इनटू द कंटेनर। देखिए, एनी लिक्विड, इन दिस क्वेश्चन वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट अ वाटर, so liquid will be measured in form of volume. So we take that dV by dt. Water is poured into the container at a rate of 24 centimeter cube per second. So from the unit you can guess that it is rate of change. ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा और सेकंड है पर सेकंड, ये टाइम के रिस्पेक्ट से आ गया। दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन वी हैव गिवन। ए पार्ट में वो ये कह रहा है कि शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द कंटेनर इज गिवन बाय। अच्छा, अब आपको पहले तो वॉल्यूम इस पे लेना पड़ेगा ना। देखें, वॉल्यूम का अगर आप फॉर्मूला लेना, ये जो क्रॉस सेक्शन होता है, क्योंकि ये प्रिज्म बन रहा है तो हम उसके फॉर्मूले को लिखते हैं, ये बन जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई विद द लेंथ। ये आ गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एरिया निकालने के लिए थोड़ी सी एफर्ट कर लेते हैं। देखें, ड्रॉ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखो, कोई साइड उसने दी हुई है, प्रिज्म की लेंथ वो दी है, कोई साइड नहीं दी, लेकिन ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। यहां से आप एक परपेंडिकुलर लेंथ को ड्रॉप करेंगे ना, तो वो इस लेंथ को हाफ ऑफ कर देगा। ठीक है, ये एंगल हमें पता है 60 है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बन रहा है, वो बेसिकली आपसे ट्राइंगल का एरिया निकालने को कह रहा है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला हाफ बेस इनटू हाइट, कोई इस तरह का सिलसिला चलेगा। वाटर इज पोर्ड। आप इस क्वेश्चन को चेक करें, ये मैंने देखें जरा मैग्नीफाइड कर दिया है, और इस मैग्नीफाइड फॉर्म में ये देखो जरा, ये जो पानी है ना वो यहाँ तक आ रहा है, और इस फॉर्म में जो डेप्थ ऑफ द वाटर है उसको एच से रिप्रेजेंट किया है।
ठीक है, ये आ गया h, लेते हैं h। अगर ये h है, इसको हमने फाइंड करना है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड x 2x ले लेते हैं। 2x का फायदा ये होगा कि ये देखो, ये वाली साइड टोटल जो है ना, ये 2x है, लेकिन जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है वो उसको x और x कर देता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे साइन अप्लाई करें, साइन ऑफ 60, ये 60 के ऑपोजिट h आ गया और हाइपोटेन्यूज 2x आ गया। साइन ऑफ 60 का कैलकुलेटर आंसर देगा √3/2, दिस इज h/2x। 2 को 2 से कैंसिल किया तो h और x की वैल्यू जो है ना, ये देखो, ये बन गया h इज इक्वल, सॉरी, √3/this। देखिए, जो चीज आपने प्रूव करनी है ना, उसमें h मौजूद है, तो आप x को उधर लेके जाएं और 3 को इधर ले आए, तो ये बनता है 1/√3h। ओके, अब आप देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बनेगा, हाफ, बेस आप ले लें, ये पूरी बेस 2x, ये बेस 2x होगी, और हाइट जो है ना वो इसकी h होगी। अब देखें कि 2 को 2 से कैंसिल किया, x की वैल्यू क्या आ रही है, 1/√3h, और ये h, यानी क्रॉस सेक्शन जो एरिया आ रहा है ना, वो वाला बन गया 1/√3h²। यहां तक तो हमने कर लिया। अब आप इस एरिया को यहाँ पे पुट करें ताकि वॉल्यूम का सीन बन जाए, ये बन जाएगा 1/√3h² इनटू लेंथ कितनी आ गई, 1/2। तो जो प्रिज्म होता है ना, उसमें ये जो क्रॉस सेक्शन है, इसका एरिया मल्टीप्लाई बाय द लेंथ होता है, ये वॉल्यूम बन जाता है इसका। ये हमारे पास आ गया, लेकिन ये वो चीज नहीं है जो उसने हमें कि ये वो क्या था, 40√3h², उसने ये निकालने को कहा है। अब आप ऐसा करो ना कि यहाँ पे ये बन रहा है 120/√3, ये √3 डिनोमिनेटर में है, लेकिन जो चीज प्रूव करनी है उसमें √3 ऊपर है, तो आप इसको रेशनलाइज कर लें, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, तो ये क्या बन जाएगा, 120/√3, नीचे रह जाएगा 3 और h², 3 को कटिंग करें, ये बनता है 40, तो इसका मतलब है वॉल्यूम आ गया 40h √3h²। ये लें जी, ये हमारे पास वॉल्यूम की वर्किंग होगी पूरी। ओके, आगे वो कहता है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। अब यहाँ से आप अगला स्टेप इसका करेंगे। मैं इसके अगले स्टेप पे आता हूँ कि dh/dt हमने इसका फाइंड करना है, यानी h और t और दरमियान में वॉल्यूम आ गया। चेन रूल आप इसका लिख लो, dh/dt, dh/dv एंड dv/dt। और क्वेश्चन के शुरू में dv/dt तो हमें मेंशन हो गया था, इसका मतलब है कि वॉल्यूम को फाइंड करने की जरूरत है। वॉल्यूम आ रहा है 40√3h, तो dv/dh करेंगे तो ये h² है, ये आ जाएगा 80√3h। और कुछ उसने कहा है, ये हाइट की वैल्यू 12 दी हुई है, तो एट h इज इक्वल टू 12 कर दें, तो dv/dh आ जाएगा 80√3 इंटू 12, तो 80 इंटू 12 किया, दिस इज इक्वल टू 960√3। ओके, अब यहाँ से आप फर्दर जो है ना चेन रूल को कंप्लीट कर लें। dh/dt हम निकाल रहे थे, ये dh/dv है, हमने dv/dh निकाला है यहाँ पे, तो इसको आप रेसिप्रोकल करके लिख लें, 960/this, और इनटू dv/dt इट वाज 24। इस सारे को सिंप्लीफाई किया तो ये आ रहा है 0.0144 हाइट है। हाइट को उसने 120 के साथ क्या लिखा हुआ है, सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है जैसे सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आंसर आ गया है। तो आप देखें, थोड़ी सी अब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये जो दो एक्सरसाइजेज मैंने यहाँ मेंशन की है, इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें।